थोड़ा सा एंट्रेंस बेसिस दे दिया है ताकि आपको हेल्प हो, बिकॉज जब ओ स्टेट में आया था इंग्लिश का, तो एक क्वेश्चन सीएलटी से आया था, दैट इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएलटी दैट इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, कौन से पॉइंट पे हमें फॉलो करना है, दैट इज द प्रिंसिपल्स हम मेंशन करेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, आप एटलीस्ट 7 to 8 प्रिंसिपल्स को रिमेंबर करेंगे जो कि आपको इजी लगे। बाकी सारे को आप स्किप कर सकते हो, या फिर अगर सारे याद है तो सारे को शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। ओके, तो उस बेसिस पे पॉइंट रहेगा, रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, रोल ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम एंड द कंक्लूजन। इतने ही पोर्शन लिखना है। यस प्लीज बोलिए। ये कौन सा यूनिवर्सिटी का है? ये YVU एंड ANU का है। ठीक है, बाकी आपको हेल्पफुल होगा। कुरुक्षेत्र के अगर हो तो जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसा थोड़ा थोड़ा फॉलो अप करो। देखो आपका जो भी एंट्रांसेस है 1 चांस में क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि ऑलवेज अटेंड करने के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना टाइम नहीं है। तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट माइंड पे रहे, हम फोकस कर सके कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, थोड़ा बहुत जान सके। तो जो बच्चों का नहीं है वो बच्चे भी प्लीज आप लोग रहो एंड थोड़ा सा सुन लो, ज़्यादा नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एंड जो टॉपिक्स है ना, एक्चुअली उड़ीसा बीएड का जो भी सिलेबस है वो अगर चेक करेंगे तो ये सारे वहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे मर्ज्ड होते हैं एंड वेरियस टाइप्स के टॉपिक्स आते हैं और उसी के बेस्ड एग्जाम्स होते हैं सीटेट ओटेट का। तो ऑलवेज जब प्रिपेयर कर रहे हो मल्टीपल चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, सो मैं स्टार्ट करूँ? यस, कुछ कोई पूछ रहा है? डियर सो सॉरी बट आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सो मैं अच्छे से सुन भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ही क्रैक हो रहा है एंड अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ बोल रहे हो तो बाद में आप बोल लेना। अभी मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग ऑडिबल हो देन मैं स्टार्ट करूँगी। सुन पा रहे, देख पा रहे हो स्क्रीन? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फिर से और एक बार मैम अभी सीटेट का फॉर्म फिलअप, सीटेट का फॉर्म फिलअप और कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। ओके, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। ओके, सारे फॉर्म फिलअप अभी निकल जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगी, जैसे मुझे मिलता है मैं शेयर कर दूंगी। ओके चलो, सो सीएलटी इज एन अप्रोच टू टीच फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज। सीएलटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो। ओला, मैंने कल के क्लास में ओला पढ़ाया था आपको। ओला, सो ओला मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारा था ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, दैट इज एक एक्ट आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, तो वो जैसे आया उसके बाद आया सीएलटी, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग इट इज एन अप्रोच, ये एक अप्रोच है, मतलब जैसे ना कुछ चेंजेस लाना है एजुकेशन सिस्टम में हो या कुछ भी सिस्टम में हो, अगर आपको चेंजेस लाना है तो एक अप्रोच चाहिए, एक वर्केबल थिंग चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड वर्क चाहिए। तो उसके लिए जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है क्यों हम यूज करें? टू टीच फॉरेन लैंग्वेज, इसको क्यों चाहिए? टू टीच द फॉरेन लैंग्वेज और द सेकंड लैंग्वेज व्हिच एम्फसाइजेस ऑन द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आपका कौन सा चीज को डेवलप करने में ये हेल्प कर रहा है? कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ये हेल्प करता है। जस्ट लाइक टीचर कॉम्पिटेंस अगर बोला जाए, टीचर्स की एबिलिटी को डेवलप करना, वैसे ही कम्युनिकेटिव अगर कॉम्पिटेंस बोला जाए तो कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना होता है। सो हम प्रॉपरली सीएलटी को क्यों यूज कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल सिस्टम में और द एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज सेकंड लैंग्वेज में आपका ग्रिप आएगा। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन द इंटरेक्शन पॉइंट, बिकॉज लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो कम्युनिकेशन में ही हेल्प कर रहा है, तो इंटरेक्शन में ये हेल्प करेगा। टू टीच लैंग्वेज, इंट्रैक्शन हुआ तो लैंग्वेज को हम फिर से टीच कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस द सिचुएशनल और सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग। पहले ना बहुत टाइप के टीचिंग प्रोसेस आए थे, ठीक है, बहुत टाइप के टीचिंग प्रोसेस के अंदर कुछ कुछ मैं मेंशन कर रही हूँ, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज टीचिंग और सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, डायरेक्ट टीचिंग। सो सिचुएशनल जब बोला जाए तो कोई सिचुएशन बेस्ड, that is particularly as a teacher you create some area or environment or situation where the students get beneficiary points or beneficiary opportunities to solve that riddle, solve that problem or issues or situation and get their excellent or excellency in this work. So जैसे कि मैं एक काम आपको दे रही हूँ एंड वो काम आपको बिल्कुल नहीं आता,
आपको टोटल नहीं पता, टोटल आइडिया ही नहीं है, बट उस काम पे अगर मैं सिचुएशन बोल के आपको आपको बाउंड है करने के लिए, तो आप धीरे धीरे सीखोगे, लर्न कर रहे हो तो सीखोगे। तो इस पॉइंट पे सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होता था, मतलब कोई एक सिचुएशन को देख के उसमें हम लोग स्टडी करते थे या इंटरेक्शन करते थे, तो उसको बोला गया सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। वो था ट्रेडिशनल वन, ट्रेडिशन वन, मतलब ट्रेडिशनल बेसिस से आया था, ओल्ड वन है। उसको रिप्लेस्ड किया गया लैंग्वेज टीचिंग से, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से। तो दैट इज SLT। SLT was replaced by CLT shortcut. Okay, so specially CLT is useful for foreign language teaching or foreign language, unable to speak foreign language, competence in foreign language. But in 1960s, the educators realized that language taught on the basis of situational learning would have been no use. सो 1960s में ये थिंक किया गया या ये पता चला एजुकेटर्स को कि जो एजुकेशन में एजुकेटर्स हैं वो जो यूज करते हैं सिचुएशनल लर्निंग के लिए या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, ये सारा एक रॉन्ग प्रोसेस में चल रहा है एंड उससे कुछ यूज ही नहीं आ रहा। सो बिकॉज टू टीच द मीनिंग एंड कैरीड आउट फ्रॉम द utterance, how to pronounce a thing, how to pronounce a word, how to pronounce a sentence or statement in a proper way with proper expressions. So ये जो चीजें थी, ये चीजें कब आए, जब हम expressions को देख रहे हैं, दैट मीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई चीजों को, तो राइटर्स और स्पीकर्स ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। तो 1960s में हमें पता चला सिचुएशनल लर्निंग का कोई नीड नहीं है, नो यूज, सो दैट CLT स्टार्ट हुआ इन द मिड ऑफ द 1970s, इन द मिड ऑफ द 1970s। एंड इस पीरियड से ये CLT एक्सटेंडेड आउट होने लगे। बोथ अमेरिकन एंड द ब्रिटिश प्रोपोनेंट्स, दैट इज द इन्वेंटर्स, जो भी उनके एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे इन्वेंट कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा ये एक अप्रोच जैसा काम कर रहा है जो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, लैंग्वेज टीचिंग को हेल्प करने के लिए, या फिर जो लैंग्वेज टीचिंग का जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज आपके 4 स्किल्स हैं, LSRW। To develop LSRW, we need basic media or we need some teaching points. So ये जो टीचिंग पॉइंट्स है ये कोई एक डेफिनेट लैंग्वेज में होगा तो प्रॉपर होगा, तो लैंग्वेज को हमने फॉरेन लैंग्वेज रखा। ओके, सो इसको फिर से एक्सप्लेन कौन किया, रिचर्ड एंड रोजर्स, नॉट रोडगर्स, रोडगर्स नहीं बोलना है, रोजर्स, रोजर्स। ठीक है, स्पेलिंग देखो, DGR। यस प्लीज बोलिए। ये सेकंड यूनिट का है, ANU एंड YVU का सेकंड यूनिट का है। कुरुक्षेत्र बच्चे ऐसे इंफॉर्मेशन लेके रखो, एक व्हाइट पेज में लिख के रखो, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, जैसे शॉर्टकट बोल रही हूँ, या आपको एंट्रांस के लिए हेल्प करेगा, जो कि विद इन 2 to 3 months के अंदर आपके सारे एंट्रांसेस स्टार्ट हो रहे, टीचिंग एंट्रांसेस, ओटेट सीटेट, तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सो इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा इंग्लिश पेडागोजीज हो रहे। ओके, यूनिट 2 में है कि नहीं, मिला कि नहीं सिलेबस में। यूनिट 2 लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, ANU एंड YU। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, ये कुरुक्षेत्र की नहीं है सिलेबस में, आपके लिए एंट्रांस बेस्ट है, आप लोग थोड़ा पढ़ो, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ। एंड जो ANU एंड YVU है उनका बुक में है, मैंने खुद देखा है, सेकंड यूनिट अभी मैं प्रिपेयर करके आई हूँ सब कुछ। कैसे बोल रहा हूँ नहीं है, ANU एंड YVU बच्चे पता है कि नहीं, है ना, 2.4 में है तो ओके। चलो, चलो नेक्स्ट देखो, ये प्रोनाउंसिएशन आपको पता चला, ये रोडगर नहीं है, रोगर्स है, या रोजर बोल सकते हो, रोजर और रोडगर नहीं बोलना है, रोगर बोल सकते हो, रोजर बोल सकते हो, रोडगर नहीं बोलना है, ठीक है, रिचर्ड एंड रोडगर। ये अगर रिमेंबर नहीं रहा तो स्किप आउट, स्किप कर दो इसको, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, इतना आपको जो जो मैंने मेंशन किया उतना इंपॉर्टेंट है। ये 1960s का याद रखोगे, 1970s में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्प्रेड होने लगा, ठीक है, एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज थ्योरी। लैंग्वेज थ्योरी दैट मीन्स जैसे हमें कोई एक कंसेप्ट जानना है तो वी नीड थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड लॉज एंड एटसेट्रा, नॉर्म्स भी चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए, सब चाहिए। वैसे लैंग्वेज थ्योरी करने के लिए, मतलब लैंग्वेज लर्न करने के लिए भी लैंग्वेज थ्योरी चाहिए। सो एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज थ्योरी, communicative language teaching has a reach if somewhat electric theoretical based और theoretical base। ओ ओके ओके, बेस्ड मैंने बोल दिया, बेस है,
ओके जैसे कि होता है ना, इफ समवॉट इलेक्ट्रिक और थियोरेटिकल बेस। इलेक्ट्रिक मींस जो करंट पोजीशन में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। एंड थियोरेटिकल बेस, दैट मींस थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड, तो यहाँ पे हमने सीखा लैंग्वेज टीचिंग को हमने क्यों प्रायोरिटी दिया, बिकॉज आपको बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट को इंग्लिश में याद रखना रहता है। सो ये कंसेप्ट को कैसे याद रखोगे इफ यू डोंट नो अबाउट द थ्योरी, इफ यू डोंट नो अबाउट द ग्रामर्स और द प्रोनाउंसिएशन। सो इसको रिमेंबर करने के लिए हमें डिफिकल्ट पॉइंट और डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। सो दैट डिफिकल्ट पॉइंट्स को या डिफिकल्ट जो सिचुएशंस आ रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए मुझे थ्योरी चाहिए एंड सीएलटी चाहिए। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट एम्स टू मेक लर्नर अटेन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अगर पूरा नहीं लिखना है इतना लिख सकते हो। यहाँ पे हम लर्नर्स को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में इंक्रीज करने के लिए, उसको एबल बनाने के लिए, डिसेबल नहीं बनाना है, एबल। दैट मीन्स आप लोग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हो या इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो बच्चों को, बिकॉज वो एबल हो जाए, उसके पास नॉलेज आए, एबिलिटी आए कि वो पढ़ सके इंग्लिश लैंग्वेज को या कोई भी लैंग्वेज को। द मेजर फोकस वाइल यूजिंग सीएलटी अप्रोच, सीएलटी अप्रोच का मेजर फोकस क्या है, लर्नर के ऊपर है, इज ऑन द लर्नर। दैट मीन्स इट इज लर्नर बेस्ड नॉट द टीचर बेस्ड। ये टीचर बेस्ड एजुकेशन नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड है, जो कि बच्चों को हेल्प करने के लिए, हेल्प द लर्नर्स टू बिकम ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स स्वयं शासित। दैट मीन्स खुद का कंट्रोल खुद पे है, खुद कंट्रोल खुद को कर लेंगे हम लोग। Okay. The syllabus emphasizes the functional use of language. So syllabus mention होता है ना, the curriculum or the syllabus, because curriculum contains all type of syllabus, all type of discipline syllabus, that is science syllabus, arts syllabus, commerce syllabus. But normally syllabus has various points, just like it contains or it consists of many language things, theories and the ideas. तो उस पॉइंट पे बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि सिलेबस में जो लैंग्वेज के बारे में है, जो ऑथेंटिक मटेरियल और इंफॉर्मेशन है, उसको वो कैरी कर सके, कैप्चर कर सके एंड डेफिनेट पर्पस में, डेफिनेट मीनिंग में वो यूज कर सके। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज एनेबल द लर्नर टू अटेंड कम्युनिकेटिव सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। अभी मैंने करिकुलम का बोला था। सो अच्छा बेसिकली मुझे ये बता दो कि करिकुलम एंड सिलेबस, इन बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस व्हिच वन इज द बिगर एंड व्हिच वन इज द स्मॉलर, व्हिच वन इज बिगर व्हिच वन इज स्मॉलर। curriculum is bigger one and the syllabus is the smaller one, right? So ये पॉइंट में आपको ये पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ऑब्जेक्टिव्स का बात बोलते हैं तो सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्ट लाइक टू एनेबल द पर्सन टू लर्न the competence of English language, or be confident in English pronunciation, be confident in gesture to pronounce or to think just like the foreigners. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब हम बिगर टर्म्स में देखते हैं तो करिकुलम आता है। सो करिकुलम में मेंशन किया गया जो भी बच्चों को हम जिस पर्पस के लिए पढ़ाना चाहते हैं, या फिर फॉरेनर्स और फॉरेन लैंग्वेज को जो इन्वेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ना है, करिकुलम में एंगेज कैसे करना है लर्नर्स को, जो कम्युनिकेशन पॉइंट्स चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, नेगोशिएशन ऑफ द मीनिंग, दैट मीन्स हम बोलते हैं नेगोशिएट करना, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, या फिर पॉइंट वाइज उसमें जो मेंशन होते हैं एलिमेंट्स सबको डिस्क्राइब करना होता है, द इंटरैक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स को हम क्लियर कर सकते हैं। एंड ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, ये रिचर्ड्स एंड रोगर्स का एक बुक है, आर्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, सीएलटी की अप्रोच के ऊपर उनका एक बुक भी है, आर्टिकल भी है, तो उससे मेंशन किया गया है, क्योंकि वो दोनों सीएलटी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किए थे। अभी देखो प्रिंसिपल्स आ गए। सो आपको प्रिंसिपल्स ना खुद ही पता है क्या क्या है। सीएलटी अगर होगा, कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए अगर लैंग्वेज टीचिंग होगा, तो क्या क्या बेनिफिट पॉइंट्स मिलेंगे और बेनिफिशियरी आप कैसे होंगे। तो फर्स्ट वन, इन सीएलटी अप्रोच, ये जो सीएलटी अप्रोच है, मीनिंग इज गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। इसमें जब भी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स को पढ़ रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, तो इंटरेक्शन का मेन थीम क्या होता है पता है, मीनिंग। दैट मीन्स आप कोई पॉइंट को समझो एंड उसके जो मीनिंग है उसको ड्रॉन आउट करो, तो ये पर्टिकुलर होता है। द मेन फोकस ऑफ अप्रोच टू मेक द लर्नर टू एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द व्यूअर्स एंड द स्पीकर्स। जो भी स्पीकर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनका जो इंटेंशंस हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको प्रॉपरली वो समझ सकें। अच्छा, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट वन। सेकंड पॉइंट ये है, दैट इज जस्ट लाइक एक पर्सन है लिटिल उल्ड, लिटिल उल्ड एक पर्सन का नाम है, एजुकेशनिस्ट है। One of the most characteristic features of the structural aspect, or that is the communicative language teaching, is that it pays systematic attention to functional as well as the structural aspect of language, combine these into a more fully communicative view.
तो इसमें क्या समझ आया, जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हो लैंग्वेज के बेस पे, तो लैंग्वेज में दो चीजें होते हैं। सपोज एक अच्छा सा मैं पॉइंट बोल रही हूँ, आप अगर खाना बनाते हो तो खाना का कौन सा चीज को आप ज्यादा फोकस करते हो? दैट इज, आप जब खाना बनाने जा रहे हो, आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं है, तो आप क्या करते हो? आइडियाज कहाँ से लेते हो? आज के टाइम पे आइडियाज कहाँ से लेते हैं? बोलो, कहाँ से आइडिया लेते हैं? इंटरनेट, फोन, और somehow आप किसी को पूछ लेते हो, ऐसे ही ना? सो कैसे आप पूछते हो? ऐसे तो फटाफट आप नहीं पूछते हो, बट आपको ये पता रहता है कि ये खाने में ये लगेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर ये कैसे कलरफुल दिखेगा, या फिर इसमें कौन से एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हैं वो पता चलेंगे। सिमिलरली जब भी आप कोई ड्रेसेस पहनते हो, वेयर करते हो, कपड़े पहनते हो, तो कपड़ों में आप कैसे दिखोगे पहले इमेजिन करते हैं। बेसिकली ये सबके साथ होता है, कोई बताता नहीं है, सबके साथ होता है। आप जब भी कोई कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो क्लॉथ्स खरीदने जाते हो, तो वहां पे पहले और कहने से पहले ऐसे ही खुद पे टच करके देखते हो, क्या ये मुझको अच्छा लगेगा, ये मुझे पसंद है कि नहीं है, या फिर मेरे बॉडी में सूट करेगा कि नहीं। ये जो सूटेबिलिटी पॉइंट है किसके ऊपर डिपेंड किया? स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर, एंड उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर। दैट मीन्स टोटल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इसके ऊपर ना। तो एवरी पॉइंट पे दो चीजों को, दो एस्पेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से फॉलो अप करते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज द फंक्शन, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चर। कोई चीजों का फंक्शन से उसका नाम होता है, कोई चीजों में स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे दोनों चाहिए, दोनों को हम कंबाइनली जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो प्रॉपर कम्युनिकेटिव व्यू है, मतलब कम्युनिकेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए चाहिए, उसका डेफिनेट एक मीनिंग ड्रॉ आउट होता है, निकल के आता है, दिखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। While using CRT approach in teaching language, the target language is used in the classroom. एक ही लाइन है, इतना सा उसको समझाया यहाँ पे गया है। So suppose in the classroom, suppose this is our classroom, this is a virtual classroom, but we can use many language, more than one language, so that we are bilingual or the multilingual person, not a monolingual. तो यहाँ पे जो हमने दो लैंग्वेज को या दो से ज्यादा लैंग्वेज को यूज किया, किस लिए यूज किया? कम्युनिकेटिव पर्पस बहुत अच्छा हो। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, या फिर उसमें सीएलटी के थ्रू हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, सो हमारा कॉमन बेसिक रूल ये रहता है कि हम सिंगल लैंग्वेज को यूज करेंगे, मल्टीपल लैंग्वेज नहीं, ओनली सिंगल लैंग्वेज को हम यूज करेंगे। सो सिंगल लैंग्वेज विच वन? दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज और द लैंग्वेज टू, तो हमें उसी लैंग्वेज को ओनली यूज करना है। ओके, सो उसके बेसिस पे उसको हमने मेंशन किया टारगेट लैंग्वेज, एंड टारगेट लैंग्वेज के थ्रू हम पढ़ेंगे। ओके, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज इज एम्फसाइज्ड रेदर देन एक्यूरेसी। हम कोई चीजों को जब फॉलो करते हैं कि एक्यूरेसी, कौन से चीजों को, कोई भी काम को कर रहे हैं एक्यूरेटली करो, बट एक्यूरेट टीचिंग से पहले एक्यूरेट लैंग्वेज यूजिंग चाहिए, लैंग्वेज यूजिंग एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी से ज्यादा हम एप्रोप्रिएटनेस के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं। एप्रोप्रिएटनेस एंड एक्यूरेट दोनों ही सेम टाइप के वर्ड्स हैं। जब एक्यूरेसी का पॉइंट आता है तो वो कितने हद तक काम करता है, एंड जब एप्रोप्रिएटनेस के लिए आता है तो हम कितने अच्छे से उसको यूज करते हैं। सो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्यूरेसी से ज्यादा लैंग्वेज एप्रोप्रिएटनेस के ऊपर वर्क किया। लैंग्वेज शुड बी टॉट बाय इंटीग्रेटिंग ऑल लैंग्वेज स्किल्स। अभी देखो, हम एक के बाद एक स्किल को यूज नहीं करते, हम एवरी टाइम सारे स्किल्स को यूज करते हैं। LSRW देखो, अभी आप लोग ना सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, बीच बीच में आप लोग बोल भी रहे हो, जिनको जो पॉइंट्स चाहिए वो लिख रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, सुन रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो रीडिंग भी हो रहा है, उसके साथ जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो राइटिंग भी हो रहा है। तो एट ए टाइम चारों स्किल यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। लैंग्वेज शुड बी टॉट, जब भी हम लैंग्वेज को टीच करते हैं तो ये चार स्किल्स को हम एट ए टाइम यूज करते हैं, नॉट बाय ओनली वन स्किल। एक के बाद एक यूज करना या एक एक यूज करना ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक साथ सारा यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न थ्रू रोट मेमोराइज। हम रोट लर्निंग और क्रैमिंग नहीं कर सकते लैंग्वेज में। दैट इज, एक लैंग्वेज को आपको समझना है तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट नहीं, हम क्या करेंगे, उसको रिपीटेडली बोलेंगे, तो रिपीटेडली बोलने से कुछ टाइम तक आप रिमेंबर करके रखते हो, उसके बाद आप भूल जाते हो। While using the approach, the major focus is to make the learner able to communicate in the target language. Already ये पॉइंट हम लोग कर चुके हैं कि हमें टारगेट लैंग्वेज पे और एक लैंग्वेज पे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज पे बातें करना है, उसको एक्सपांड करना है। ओके, CLT अप्रोच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। फिर से वही सेम पॉइंट दिया है, बच्चों बच्चों के अंदर, दैट इज द स्टूडेंट और इन बिटवीन टीचर स्टूडेंट, यू नीड टू कम्युनिकेट। सो यू नीड और वी नीड सम टारगेट लैंग्वेज। दैट लैंग्वेज शुड बी द सेकंड लैंग्वेज इन द क्लासरूम इन द CLT अप्रोच, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को हम लोग यूज करें कम्युनिकेशन पर्पज के लिए।
तो एवरी टाइम थिंक करना है कि बच्चों को आप डेवलपमेंट करा रहे हो लैंग्वेज के थ्रू, तो लैंग्वेज में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो ये आपको पता है. CLT approach provides the opportunities to the learner not only about what to say but also about how to say. CLT approach आपको ये बताता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कि आपको ओनली क्या सीखना है, क्या बोलना है वो नहीं, कैसे बोलना है वो भी पता होना चाहिए. द टीचर शुड क्रिएट सिचुएशन, यहाँ पे बच्चों को आप पढ़ाने के बाद कुछ सिचुएशन क्रिएट करके देंगे जहाँ पे बच्चे कम्युनिकेट करेंगे एंड प्रमोशन होगा उनका कम्युनिकेशन लैंग्वेज का, so that social context में भी वो यूज कर सके. Language teaching technique should be designed in such a way that it encourages the learner to use target language. So ऐसे हम टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे, डिजाइन करेंगे जैसे कि बच्चों को एनकरेजमेंट हो एंड लर्नर्स एक टारगेट लैंग्वेज में बात कर सके, रियल कम्युनिकेशन में यूज कर सके. सो ऑलरेडी आपको पता चला कि रोल ऑफ द टीचर यहाँ पे क्या होगा. दैट इज आपको ऑलरेडी पता है कि रोल ऑफ द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, बिकॉज वो प्रोवाइड करता है, टीचर प्रोवाइड सम फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज एंड रियल टाइम सिचुएशन और रियल सिचुएशनल बेस्ड CLT, so that they can use more than one language and taught in a target point और target language. So बच्चों को आप पहले समझाने के लिए एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद टारगेट लैंग्वेज पे कैसे बात करना है वो सिखा सकते हैं. दे जस्ट नोट द एरर्स, यहाँ पे टीचर और एक काम करता है टू चेक द एरर्स और टू मेक द कम्युनिकेशन एरर फ्री. ऑलवेज एग्जामिन द स्टूडेंट्स, बच्चों को ऑलवेज इवेलुएट और एग्जामिन करते रहता है कि कौन से पॉइंट पे वो रॉन्ग बोल दे रहे हैं, तो वो करेक्शन करता है. नेक्स्टली रोल ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम. अच्छा देखो, अभी CLT पूरा हो गया ना, दैट इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. अभी बच्चों के लिए और एक पॉइंट है कि बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं. बच्चे यहाँ पे जो भी मैथडोलॉजी, जो भी थिंग्स यूज होता है उसके लिए कोऑपरेटिव अप्रोच को यूज करेंगे. कोऑपरेटिव अप्रोच, नॉट इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, कोऑपरेटिव अप्रोच यूज होगा जहाँ पे बच्चे एक साथ मिलजुल के यूज करेंगे लैंग्वेज को एंड टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे. सो अगर बच्चों को हम इंडिविजुअलाइज कर दें लैंग्वेज लर्निंग में, बच्चे किससे बात करेंगे एंड अकेले में बच्चे कौन सा चीज़ों को करेक्ट बोल रहे, कौन सा चीज़ों को रॉन्ग बोल रहे वो चेक नहीं कर सकते. सो दैट रोल ऑफ द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर language communication, and it is very important to communicate between or communication between the two or more person, not only individual points but also in the communication purpose. That means more than one person can involve in this process. So more than one person यहाँ पे join करेंगे communication के लिए, एक एक person नहीं. Okay, देन लास्टली कंक्लूजन तो आप दोगे. दैट इज CLT इज एन अप्रोच, मैंने दे दिया यहाँ पे. CLT इज एन अप्रोच विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. दैट इज द टारगेट लैंग्वेज. आवर टारगेट लैंग्वेज इज फॉरेन लैंग्वेज एंड इसको यूज करने से हम फर्दर एब्रॉड जा सकते हैं, मेनी कंट्रीज के साथ कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एंड डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ सकते हो, फंक्शनल वे पे यूज कर सकते हो and used in various point, that is the dramas or role plays or games etc. कहीं पे भी आप लोग यूज कर सकते हो. इवन इफ इन nowadays all the things, all the stuffs are coming in English language, just like suppose you buy something in the bookstore or in the shop. so आप अगर एक जैम का भी पैकेट खरीदते हो या जैम भी खरीदते हो ना, उसके पीछे देखो इंग्लिश में लिखा होगा. यू नेवर नो कि वेदर हिंदी इज इम्पोर्टेंट और द इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, आपको पता भी नहीं है कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है. अभी के टाइम पे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट दैन द हिंदी. हिंदी इज द राष्ट्रीय भाषा, national language, and it is important for India. But for other purpose or other development of a language, we need a common language, that is the English, and that is called the target language. तो ये फॉरेन लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज जो भी सेकंड लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सब कुछ के लिए. ठीक है, इवन ये बाइंग के लिए या फिर कोई चीज़ को आप सेल करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट. ओके हाँ, ये नॉर्मली है कि इंडिया में उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इंडिया में 50-50% में चल जाएगा, बट बाहर के कंट्री में चाहिए. सो इतना क्लियर है टॉपिक, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड. किसने डिस्कवर किया क्या है मैं वो उतना समझाऊंगी. एज विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू. हम लोग जैसे जानते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू. अच्छा, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज ओरल अप्रोच. ठीक है, ओरली जो स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड का एक एजुकेशन सिस्टम में एक टाइप का एजुकेशन भी किया जाता था. दैट इज एंशिएंट पीरियड ऑफ एजुकेशन वेयर द टीचर सेंटर्ड एजुकेशन इज implemented.
सो उस पीरियड में क्या था ना कि पहले से ही एजुकेशन सिस्टम में टीचर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट थे। गुरु, दैट इज द गुरु, गुरु इज इम्पोर्टेंट एंड शिष्य, जो भी शिष्य हैं वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं थे। दे आर द एक्टिव लिसनर बट पेसिव स्पीकर। वो बोल नहीं सकते, मतलब इंटरफेयर करना या इंटरप्शंस करना या बीच में चीजों को पूछना, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ओनली गुरु जो थे वो जो बोलेंगे उसको वो फॉलो करते थे इंस्ट्रक्शन को। दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड। वो उस पीरियड से चला आ रहा है, एंशियंट पीरियड से। So it is not a new method and its principle have been applied by the language teacher। तो बहुत सालों से, बहुत बहुत पुराने सालों से मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली इट वाज रिवाइव्ड, ये इसको फिर से नया बनाया गया, इसमें कुछ चेंजेस किया गया एंड दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। क्यों यूज किया जा रहा है अभी के टाइम पे? सीएलटी जो है ना, दैट इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वही होता है डायरेक्ट मेथड और द ओरल अप्रोच। ठीक है, इसको आप देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो, ओरली आप चीजों को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो सीएलटी में भी क्या कर रहे हो, सेम चीजें कर रहे हो। सो इट इज वेरी इफेक्टिव और नॉट, ये तो बाद में जानेंगे, बट ये बच्चों को टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए यूज होता है। ओके, डायरेक्ट मेथड अभी के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है। डायरेक्ट मेथड हैज वन वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इतना याद रखो, डायरेक्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पे ये न्यू मेथड नहीं है, ट्रेडिशनल वन है, ओल्ड वन है, बहुत सालों से चल रहा है। एंड इसमें एक ही चीज है, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इसमें आप सिर्फ बोलोगे, दैट मीन्स हम लोग इंटरेक्शंस करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं बीच बीच में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ कि जिस पॉइंट को मैंने समझाया इंग्लिश में उसको फिर से उड़िया में या हिंदी में बताती हूँ, तो ये अलाउड नहीं है, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं। इनफैक्ट direct method receives its name from the fact that meaning is to be conveyed directly। सो यहाँ पे क्यों डायरेक्ट मेथड को यूज किया गया? डायरेक्ट मेथड मीन्स होता है मैं जो पॉइंट को बताऊं, इंग्लिश में बताऊं या कोई भी एक लैंग्वेज में बताऊं, उसको आप डायरेक्टली उसका मीनिंग ड्रॉ करो, उसको ट्रांसलेट करने का नीड नहीं है, डायरेक्टली आप समझ रहे हो। अदर कोई रिकोर्स और दैट इज अदर कोई नेटिव लैंग्वेज में आपको समझाना नहीं है। नेटिव लैंग्वेज मीन्स फोक लैंग्वेज बोल सकते हो या फिर जो भी मदर टंग है उसमें और समझाना नहीं है, डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा, उसका मीनिंग आप समझ सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या क्या है। Teachers who use the direct method intend the students learn how to communicate। So यहाँ पे टीचर जो भी यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड, क्यों यूज करते हैं? हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, ये सिखाने के लिए। इन ऑर्डर टू दिस सक्सेसफुली स्टूडेंट्स शुड लर्न टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज। सो यहाँ पे ये अचीव करने के लिए, दैट मीन्स यू वांट टू अचीव समथिंग, सो यू वांट टू वर्क ऑन इट, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप चाहते हो एक टारगेट लैंग्वेज को आप एक्वायर करो, तो टारगेट लैंग्वेज को आप अच्छे से सीखोगे। सीखने के बाद उसी लैंग्वेज में जब सोचना स्टार्ट करोगे तभी आप सीखना शुरू करोगे। अदरवाइज ना आपका सीखना इनकम्प्लीट रहता है कि कोई पर्सन आपको डिफरेंट लैंग्वेज में सिखा दिया या फिर समझा दिया, सो ये बोल सकते हैं कि ये हाफ है, मतलब आपका नॉलेज का हाफ हो गया। बट एक ही लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसी लैंग्वेज में थिंक कर रहे हो, दैट मीन्स आप कंप्लीटली सीख गए, समझ गए। फीचर्स क्या है? नो L1 is used in the classroom। L1 means language 1, mother tongue। No use of mother tongue in the classroom to translate anything। Target language is 1, target language here, the target language is the English, that is the L2। So in the classroom L1 is not used to translate the L2। L2 को समझाने के लिए L1 को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वोकाबुलरी एंड सेंटेंसेस टॉट आर ऑफ ऑर्डिनरी फॉर्म्स व्हिच आर यूज्ड डेली। जो भी आप डेली बेसिस पे बातें करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स, जस्ट लाइक आई वांट टू ईट समथिंग, आई लव आइसक्रीम, आई लव टू प्ले, आई हैव दिस बुक्स, आई हैव दोज थिंग्स। सो ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि छोटे बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, तो वो डेली बेसिस पे उनको सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। vocabularies are taught through the pictures। यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, सो दैट हम लोग पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट अप। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन बिल्ट अप हो रहा है केयरफुली बाय द ग्रेडेड प्रोग्रेशन। ग्रेडेड मीन्स सपोज जैसे जॉब में होता है ना प्रमोशंस, वैसे आप पहले दिन पे क्या किया, थोड़ा सा वोकाबुलरी आपने समझ लिया एंड वोकाबुलरी पे आपने बात किया, आज थोड़ा सा समझा एंड उसी पॉइंट को लेके आपने बात किया,
कल और थोड़ा आप लर्न कर रहे हो, परसों और थोड़ा, तो एवरीडे आपका ये जो पॉइंट है ग्रेडेड अप हो रहा है, ग्रेड अप हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो लैंग्वेज लर्निंग में आप आगे बढ़ो। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, मैंने आपको इंडक्शन डिडक्शन समझा दिया है, इंडक्टिवली यहाँ पे समझेंगे। दैट इज आप इंडक्टिव मीन्स, अच्छा बोलो, इंडक्टिव मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव, इंड्यूस करना, पॉजिटिव, जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, सही बोलो। ओके, चलो। मैं इतना कॉन्फिडेंट होके थोड़ा बोला करो ऑलवेज, अदरवाइज मैं कंफ्यूज करते रहूंगी आपको और भी ज्यादा। अच्छा चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो करेक्शन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये जो ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज जरूर मिलेंगे आपको ओटेट सीटेट में। देखो अभी पॉइंट वाइज कितना पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा ओनली कंसेप्ट समझ ले हो गया, कितना इजी लग रहा है चीजों को अभी, फिर भी ये डिफिकल्ट हो जाता है जब आप लोग नहीं समझे रहते हो। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो ग्रामर प्रोनाउंसिएशन इसके ऊपर तो हम फोकस करेंगे। हम कभी चीजों को डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर सीखना पसंद करते हैं, यस राइट। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग, और प्रैक्टिकली कोई चीजों को करना, मीनिंग ड्रॉ करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एनकरेज करना किसी को थिंकिंग करने के लिए। एवरी टीचिंग पॉइंट इज इंट्रोड्यूस ओरली फर्स्ट। जो भी आप टीचिंग देना चाहते हो कोई भी पॉइंट को, टॉपिक को, उसको पहले ओरली बताओ। वन आफ्टर इट इज ओरली मास्टर्ड, रीडिंग एंड राइटिंग विल बी डील्ड विद। दैट मीन्स आप जब इंग्लिश टीचिंग के ऊपर जा रहे हो तो पहले उनको एक टॉपिक के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जब कोई एक टीचिंग पॉइंट्स बता रहे हो उसको प्रॉपरली बता दो। उसके बाद जब बच्चा पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स को लेके, उसको रीडिंग एंड राइटिंग में डाल दो। कन्वर्सेशन टॉट्स थ्रू द इमिटेशन, जो भी आप कन्वर्सेशन करते हो उसको बोलो कि रिपीटेडली, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज सो हार्ड, बिकॉज हमारे साथ ये एक्वांटेड नहीं है, तो बचपन से ही अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करें अपने बच्चों के साथ तो उनके लिए इजी होगा। हमारे साथ किसी ने वैसा नहीं बोला तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सो वो वन बाय वन जब आप कन्वर्सेशन को कंप्लीट करते हो, ये कन्वर्सेशन जब हम लोग छोटे में करते थे ना बचपन में, कोई भी लैंग्वेज का, तो हमने क्रैमिंग करते थे, रिपीटेडली इमिटेट करते थे, कॉपी करते थे, वही पॉइंट यहाँ पे है। प्रोनाउंसिएशन को प्राइमरी अटेंशन देना है। सिलेबस इज टॉपिकल नॉट स्ट्रक्चरल, यहाँ पे टॉपिक बेस्ड सिलेबस होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं। कल्चर इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज कल ही हमने पढ़ा था कल्चर को जैसे आप प्रिजर्व कर रहे हो वैसे ही लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करते हो, सो दैट लैंग्वेज ऐसे ही जाता है, मॉडिफाई होता है एंड ट्रांसफर होता है। ड्यू टू इट्स emphasis naturalness, DM doesn't allow, demonstration doesn't allow student to prepare homework in advance. So यहाँ पे DM means आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस है, तो इसको आप स्किप कर दो, 13 नहीं चाहिए आपको। सो 12 तक आप करो, बहुत इनफ है, उसमें से भी कुछ स्किप हो जाएंगे। टेक्निक एंड डायरेक्ट मेथड में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ाई करना, या फिर स्टडी करना, या रीड आउट करना। मतलब बच्चों को बोलते हैं ना, क्लियरली अगर कुछ समझना है या उसका अटेंडेंस चेक करना है तो जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता है, वही है। Question and answer exercise, that means I have some questions about this topic and I have to ask something to you and you have to answer it। मैं आपको कुछ पूछ लूंगी, मेरे पास वो एबिलिटी है, मैं पूछूंगी एंड आप उसका आंसर देंगे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आप कुछ उसी लैंग्वेज में मुझे बोलें, कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, बच्चे यहाँ पे खुद को करेक्शन करेंगे, जैसे कि आंसर्स दे रहे हैं, तो पहले कैसे वो सीखे नहीं थे तब कैसे आंसर दे रहे थे, अब कैसे आंसर दे रहे हैं आफ्टर लर्निंग, तो इसमें वो करेक्शन देख सकते हैं। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन दैट इज अ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात करके उसको सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज, जैसे कि आई एम ए डैश, तो यहाँ पर डैश में जो बॉय है बॉय बिठाएगा, गर्ल है गर्ल बिठाएगा। जिनको नहीं पता बॉय गर्ल जैसे छोटे बच्चों को, तो वो वहाँ पे कैट डॉग कुछ भी बिठा सकते हैं, तो वो चीज फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू, वो बार बार प्रैक्टिस के थ्रू वो करेक्शन होगा। डिक्टेशन, डिक्टेशन एक प्रोसेस है, ये तो आप लोग जानते हो, छोटे बच्चों को हम लोग ऑलवेज एवरी डे डिक्टेशन पे डालते हैं ताकि उनका करेक्शन हो लैंग्वेज में भी एंड बोलने में भी एंड लिखने में भी। पैराग्राफ राइटिंग ये भी होता है। मैप ड्राइंग, दैट इज मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ मैप ड्रॉ करो, दैट इज नॉट मैप मीन्स यहाँ पे इंडियन मैप नहीं, कोई भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो उसको शॉर्टकट जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें ही आपका इंग्लिश का नॉलेज पता चलता है। बिकॉज आप जब सॉर्ट करते हो
कोई एक पर्टिकुलर ग्रामर को यूज करना पड़ेगा, वर्ब यूज करना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। दो चार सेंटेंसेस हैं, उसको बोला गया कि एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, बट 1 to 2 लाइन्स के विद इन। 4 लाइन को 2 लाइन में कन्वर्ट करना है, हमें स्किप भी नहीं करना है, बट पॉइंट्स को ऐसे अरेंज करना है सारे पॉइंट्स अरेंज हो जाए। सो ऐसा चीज होता है, तो उसको हम मैप ड्राइंग बोलते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ डीएम डेवलप फ्लुएंसी इन द स्पोकन इंग्लिश, दैट इज द स्टूडेंट ऑफ डीएम मीन स्टूडेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में जो है उनमें क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश का फ्लुएंसी आ जाता है, नॉलेज हो जाता है लैंग्वेज टू में। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज टू टेक्स प्लेस थ्रू द लैंग्वेज टू, मतलब आप अगर इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कुछ लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो इंग्लिश में ही स्टडी करो। एबिलिटी इंक्रीज करना टारगेट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, LSRW इंक्रीज होगा, वोकाबुलरी पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि सारे एज ग्रुप के बच्चे ना इसको एक्वायर नहीं कर सकते, वो एबल नहीं होते उसको एक्वायर करने के लिए। नॉट ऑल एज ग्रुप्स और नॉट ऑल एजुकेशनल कंटेक्स्ट, जैसे कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये पॉसिबल एवरी सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो कुछ कुछ जगह पे प्राइवेट लैंग्वेज दैट इज द मदर टंग को भी हम यूज करना पड़ता है। सपोज समटाइम्स क्या होता है ना, ओवर एम्फोसाइज कर देते हैं हम लोग, L1 एंड L2 के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेटर एंड क्यों हम यूज करें, व्हाई वी यूज दिस लैंग्वेज देन अदर। सो हम लोग एक लैंग्वेज से क्यों इसको ज्यादा यूज करें। So always direct method, students of direct method or demonstration, direct method is also known as demonstration method। ये मैं बार बार बहुत सारे टर्म्स यूज कर रही हूँ, दैट इज ओरल मेथड बोल सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोल सकते हो, बिकॉज इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑल्सो एक पर्सन क्या करता है प्रैक्टिकली सब करके दिखाता है, यहाँ पे ओरली करके दिखा रहा है एंड बोल के दिखा रहा है, उससे हम लर्न करें। तो डेमोन्स्ट्रेशन और डायरेक्ट मेथड इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एज अ मेथड, इसको हम मेथड जैसा नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें प्रोबेबली ग्रेडेड एंड सीक्वेंस कभी कभी होता भी है नहीं भी होता है। सपोज एक पर्सन को जितना इंग्लिश सिखा लो वो सीख नहीं पा रहा, एक पर्सन होते हैं थोड़ा सा उसको सिखा दो वो फटाफट सीख लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेडेड में भी कंफ्यूजन आएगा, ग्रेडेशन में एक पर्सन बहुत ही प्रोमोटेड होते रहेगा और एक पर्सन हम बोल सकते हो वहीं रह गया। नॉट ऑल टीचर्स आर एबल टू टीच इन दिस मैथड, सारे पर्सन्स को सारे टीचर्स को पता नहीं है कि डायरेक्ट मैथड को कैसे यूज करके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है और इंग्लिश लैंग्वेज को एनर्जेटिक टाइम सेविंग डिवोशन क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है। इट्स रिजेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मेक्स दिस मेथड वेरी टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। ये जो क्या क्या ना, आप किसी चीज को समझाना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे ना ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश यूज करती, सो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता, ठीक है। इंग्लिश हिंदी जब यूज हो जाता है तो ट्रांसलेशन मेथड को मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ पे इजी हो गया, मेथड इजी हो गया, ठीक है। सो इसलिए डायरेक्ट मेथड कहीं पे ये रिग्रेट टाइप का भी फीलिंग आता है कि हम लोग क्यों एक ही लैंग्वेज पे बात करें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रीडिंग स्किल ऑलरेडी बच्चों में डेवलप्ड होके रहता है L1 से, तो जब वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू L2 में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है, क्योंकि रीडिंग स्किल उनको L1 का बहुत अच्छे से आता है, L2 का थोड़ा स्लोली वो सीखते हैं। सो इतना क्लियर है, यस और नो? थोड़ा बहुत होगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सही बात है। मैं बता दे रही हूँ, बट आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये सबसे पुराना है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या है, तो ओनली मैं इसका इंफॉर्मेशन दूंगी एंड डायरेक्टली थोड़ा सा बता के एंड करूंगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इट इज द ओल्डेस्ट वन, ये सबसे पुराना है, ट्रेडिशनल वन में बोल सकते हो। एंड ये जब स्टार्ट हुआ था ना, तो इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ जर्मन स्कॉलरशिप। जर्मन स्कॉलरशिप मीन्स जर्मन स्कॉलर, वही जो स्कॉलरशिप गेन करते हैं दैट मीन्स वो एजुकेशनिस्ट और रिसर्चर होते हैं। तो एक जर्मन रिसर्चर ने या फिर स्कॉलर ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया था। द ओरिजिनेटर ऑफ दिस मेथड वाज, कौन है ओरिजिनेटर देखिए, दैट इज J.V. मेडिंगर, मेडिंगर, ठीक है, J.D. मेडिंगर, J.V. मेडिंगर, तो J.V. मेडिंगर ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया था, who was German scholar or German educationist. So other leading exponents or other inventors are also mentioned. So they are, that is the J. Seiden, Seiden Stucker, Seiden Stucker, ठीक है, J. Seiden Stucker, and और एक कौन है, कार्ल प्लोज, कार्ल प्लोज, और एक पर्सन है ओलेन डॉट, ओलेन डॉट, ठीक है।
डॉट नहीं होगा, DORT नहीं है, DOT होगा, प्रोनाउंसिएशन में DOT होगा, ओलन डॉट, ठीक है। JV सेड एंड स्टकर, कार्ल प्लोस, ओलन डॉट, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज एक चीज करना, JV मेडिंगर आपने मेंशन किया, एंड कोवर्कर, एंड कोवर्कर, ठीक है, उनके कोवर्कर जिन्होंने इसमें हेल्प किया था। So in this method, every word, phrases, sentences in English will be translated in the mother tongue. So हम जैसे एक एक चीजों को ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही है, ठीक है। उसी को हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोला। So here mother tongue and another language, that is the English. The two languages are used. The both languages are very helpful to each other. So one is dominant, another one is the recessive. अच्छा कौन सा डोमिनेंट है बोलो? मदर टंग एंड फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जब हम उसको ट्रांसलेशन में डालते हैं तो कौन सा आपको बेटर लगता है? ट्रूली बोलो, कौन सा ज्यादा टाइम आपको याद रहता है? इंग्लिश लैंग्वेज याद रहता है या फिर अदर मदर टंग याद रहता है? बताओ कौन सा लैंग्वेज याद रखते हो जल्दी? एनीवन? व्हिच वन बोल सकते हो? दैट इज अ मदर टंग। अच्छा कैन यू हियर मी और नॉट? आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं? तब हम लोग ज्यादा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि आपके पास दो लैंग्वेज है, एक है आपका मदर टंग, दूसरा है आपका एल्टो, दैट इज द फॉरेन लैंग्वेज और द इंग्लिश लैंग्वेज। सो जब आप पढ़ते हो कौन से लैंग्वेज में आप ज्यादा टाइम तक दोनों चीजों को आपने दोनों लैंग्वेज में पढ़ा, मतलब सॉरी एक ही चीजों को आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ा, मतलब सपोज इस कंसेप्ट को मैं हिंदी में भी आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको बता रही हूँ। सो आप कौन सी चीजों को कौन से पॉइंट में या कौन से लैंग्वेज में आप चीजों को ज्यादा रिसीव कर रहे हो, कौन से लैंग्वेज में बेटर रिसीव करते हो? मदर टंग में। सो यहाँ पे बोला गया इसलिए कि मदर टंग इज डोमिनेंट टाइप। यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है? मदर टंग डोमिनेट करता है, एंड जो इंग्लिश है वो यहाँ पे रिसेसिव जैसा है। दैट मीन्स वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, यहाँ पे सप्रेस हो जाता कुछ पॉइंट के लिए, कुछ पॉइंट पे मदर टंग यहाँ पे एक्सप्रेसिव होता है। सो मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड नॉट ए सेंटेंस। अगर आप एक चीज को बोलो ना कि इंग्लिश टीचिंग का, अगर किसी बच्चे को भी आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई भी पूछा आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा चीज है वो क्या है, दैट इज जैसे हमारे बॉडी में सेल है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा चीज है हमारे बॉडी में। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर कोई भी लैंग्वेज में सबसे छोटा चीज होता है वर्ड। सो ये है वर्ड, नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है, वर्ड है। द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, दैट इज अ फ्रेजियोलॉजी, मतलब फ्रेजेस जो यूज होते हैं, स्टडी अबाउट द फ्रेजेस इज बेस्ट एसिमुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। अगर आप फ्रेजियोलॉजी मतलब फ्रेजेस को पढ़ना चाहते हो तो देखे हो ना, मुहावरे होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, दैट इज इडियम्स होते हैं। सो इडियम्स को अगर देखते हो तो वो कुछ अलग ही दिखता है, बट उसका जब मीनिंग ड्रॉन आउट होता है या फिर मीनिंग को आप समझते हो ट्रांसलेट करके, वो कुछ अलग ही निकलता है। सो दोनों का मतलब एक ही है, बट मीनिंग जब पूरा एक्सप्लेशन सॉरी एक्सप्लेनेशन हो जाता है वो थोड़ा लेंथी वाइज पे बहुत ही अच्छे से कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है। सपोज जैसे आप लोग अभी तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अभी इसको अगर एक्सप्लेन करने चले तो कितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि हम धीरे धीरे काम करें तो हमारा काम अच्छा होगा, हम गोल अचीव करेंगे, हम विनर बनेंगे, दैट मीन्स हम विनर बनेंगे, कोई चीजों को ओन करेंगे। तो ये चीज पूरा आपको समझाया गया, 4-5 लाइंस बन गए। अभी देखो एक लाइन पे वहां पे हमने फ्रेजेस में बोला, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा कर दिया। तो ये पॉइंट्स होता है कि ये ट्रांसलेशन मेथड में ये हो गया। अभी देखो ट्रांसलेशन मेथड में और क्या होगा, द चाइल्ड्स कम्प्रीहेंशन इज इजीली टेस्टेड, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको हम समझ सकते हैं।
टीचर एंड द पीपल बोथ यूजेस मदर टंग, यहाँ पे दोनों ही यूज करेंगे मदर टंग। इजी टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जो चीज ना आप कहीं से ड्रॉन आउट किए हो या चूज करके निकाल के रखे हो अलग करके, उसको अच्छे से समझ पाते हो। टीचर्स लेवल इज सेव्ड, यहाँ पे टीचर को इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बिकॉज क्या होता है ना, जब एक इंग्लिश टीचर भी है, ठीक है, सपोज एक इंग्लिश टीचर भी है, उसको कल कौन से टॉपिक पे बात करना है, कितना चीजें उसको समझाना है, उसको सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा इंग्लिश में, बिकॉज सारे बच्चों को जैसे समझ आए उतना इजी इंग्लिश लैंग्वेज उसको ढूंढना पड़ेगा, वर्ड्स ढूंढना पड़ेगा एंड अरेंज करना पड़ेगा। बट जब हम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, बीच बीच में हिंदी भी यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपरली वो थोड़ा सा इजी हो जाता है एंड बहुत ही फास्टर वे में। अदरवाइज ये अगर कंसेप्ट को आप टोटली इंग्लिश में पढ़ाओ ना, आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेबर भी सेव्ड हो गया, बच्चों को जो आप मेहनत कर रहे थे बच्चों के पीछे, ये सेव हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, ये नेचुरल मेथड नहीं है, इट इज अननेचुरल मेथड, बिकॉज ये इसको हमने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, वन काइंड ऑफ सपोर्ट दे दिया मदर टंग को यूज करके। स्पीच इज नेग्लेक्ट, just like direct method. In the direct method we are using language because of speech therapy, because of speech therapy means reason हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें speech therapy करना है या फिर interaction point को develop करना है, communication skill को develop करना है, so use कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मैथड डजंट क्रिएट डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, इसमें थॉट एंड एक्सप्रेशन में कोई कनेक्शंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होते। दिस मैथड इज नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल्स, जितने स्कूल्स हैं सब में यूज नहीं होते। इट टीचेस इंग्लिश बाय रूल्स नॉट बाय यूज ऑफ लैंग्वेज, ये जब भी आप लोग समझते हो इंडिया के जितने बच्चे हैं वो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में है, नॉट इन द प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सो वो जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं ना ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, बट इन द प्राइवेट स्कूल्स वो इंग्लिश को ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, बट स्पेशली वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फ्रेजेस को यूज करके या स्टेटमेंट्स को यूज करके ये स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट है, ये इस पॉइंट पे डिफर करता है, तो इस पॉइंट को समझाया गया। ये हो गया आपका टोटल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वैसे ही और एक मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और दैट हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डॉक्टर वेस्ट मतलब एक पर्सन का नाम है डॉक्टर वेस्ट, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पे पीएचडी किया है एंड वो एक स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट एक न्यू मेथड डेवलप किया, ठीक है। सो ही सजेस्टेड सम मॉडिफिकेशन ऑन द डायरेक्ट मेथड, तो हमने क्या समझा, डायरेक्ट मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड लेस एम्फसाइज सॉरी एम्फसाइजेस बोल रही थी, एम्फासिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ स्पीच हैबिट। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा है कि हमें ओरल मेथड को, ओरल अप्रोच को बढ़ाना है, ओरली हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको बढ़ाना है। बट डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड लेस एम्फासिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने का जो हैबिट है ना, बुक्स को यूज करना, टेक्स्ट बुक यूज करना, उसको बढ़ाता है। सो टेक्स्ट बुक का यूज, it is very important around the teaching points, because as a teacher when we try to something or when we try to explain something, we need some extra points, and these extra points are mentioned in the textbooks. If the textbook is better, then we get better information, ठीक है। जब हमें एक्सप्रेशन देना हो, कोई चीज का पॉइंट्स बताना हो, तो वी नीड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना, ये पॉइंट्स कहाँ से मिलेगा, डिफरेंट टेक्स्ट बुक यूज करने से। तो ये टेक्स्ट बुक को हम यूज कर रहे हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड के थ्रू। तो उन्होंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग ए लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग टू स्पीक एंड राइट। अगर आपको बोलना एंड लिखना सीखना हो तो रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चिल्ड्रन कैन डिराइव रियल बेनिफिट्स फ्रॉम द रीडिंग हैबिट, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। Child gets feeling of language and acquire efficiency in the reading in the initial stage। बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, ये बता रहे। हम यहाँ पे नहीं बता रहे कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो 1 घंटा कम्युनिकेशन पे छोड़ दो, ओनली वो बात करेगा इंग्लिश में या कोई एक डेफिनेट लैंग्वेज पे, ऐसा नहीं है। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, उससे बच्चों का ग्रामर भी करेक्शन होगा एंड जो स्पीकिंग हैबिट है वो भी बढ़ेंगे।
एडवांटेज तब समझ आ गया कि बुक्स को यूज करना है, हैबिट बनाना है, लर्निंग एबिलिटीज इंक्रीज होगा, प्लस स्पीकिंग एबिलिटीज, राइटिंग एबिलिटीज इंक्रीज होगा। बच्चे यहाँ पे रीडिंग स्किल को सीख रहे हैं। साइलेंट रीडिंग करेंगे, ओरल रीडिंग करेंगे, बच्चे मुंह मतलब मुंह खोल के पढ़ना, जो से, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये होता है मुंह खोल के पढ़ना, अलाउड रीडिंग, अलाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, जैसे मैं खुद के मन में ही पढ़ लूं एंड आपको ना सुनाई दे, वैसा अगर पढ़ रहे तो साइलेंट रीडिंग। ये सारे डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, रीडिंग विदाउट एनी फंड ऑफ वोकाबुलरी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे वोकाबुलरी कुछ पता नहीं है, हमारे माइंड में स्टोर नहीं है वोकाबुलरी, तो ये मीनिंगलेस हो गया। डॉक्टर वेस्ट ओवर एम्फसाइज्ड, ज्यादा फोकस कर दिया किस पे, वैल्यू ऑफ द पेसिव वर्क, पेसिव जितने वर्क है उस पे कर दिया। इट मे क्रिएट मोनोटोनी एंड डलनेस इन द क्लासरूम। मोनोटोनी मीन्स हम इसको अदर ये में बोलते हैं कि एक तरफा, मतलब जस्ट लाइक एक ही जैसा चल रहा है, घिसा पिटा एक ही पॉइंट पे हम लोग लटके हुए हैं, हर दिन कर रहे हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, तो उसमें डलनेस क्रिएट हो जाता है। ये है, रीडिंग अलोन इज नॉट एन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव मेथड फॉर बॉयज एंड एडोलेसेंट। लड़के स्पेशली अकेले घर पे नहीं पढ़ सकते, लड़कियां फिर भी उनको मार धर लो तो वो चुपचाप पढ़ लेता है, लड़के नहीं पढ़ सकते। एडोलेसेंट जो भी बच्चे हैं, एडल्ट होने वाले हैं या फिर एडल्ट पीरियड में है, तो उनको, वो गर्ल हो या बॉय हो, उनके पास बैठना ही पड़ता है, वो अकेले पढ़ते नहीं है एंड अलाउड रीडिंग तो करते ही नहीं है, साइलेंट रीडिंग में रहते हैं, अकेले पढ़ने में उनको अच्छा नहीं लगता। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर वेस्ट मेथड टेक्स्ट बुक मेथड है, ओरल मेथड वो डायरेक्ट मेथड है कम्युनिकेशन के। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लैंग्वेज 1 यूज होगा विच इज डोमिनेंट ओवर द लैंग्वेज 2। इतना है, ठीक है। सो इतना, अब देखो फटाफट देख लो, यहाँ पे है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मैं बहुत बार बोलती हूँ, इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है। इवैल्यूएशन मीन्स वन काइंड ऑफ जजमेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हम किसी को जजिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे जजमेंट करें, किस चीज पे आप जजमेंट करते हो, परफॉर्मेंस, दैट इज अ क्वालिटी, जो आपका क्वालिटीज है, वो इनर क्वालिटीज हो सकते हैं, आउटर क्वालिटीज हो सकते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड ही होता है ना, कोई एक बिहेवियर आप दिखा रहे हो उस बेसिस पे। सो आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, सेम मेजरमेंट का जो पॉइंट था वही है, स्टैंडर्ड स्केल वहां पे था, यूनिट था, उससे आप चेक करते हो। सपोज मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है कि यहाँ पे इस स्कूल्स में बच्चे 90% रखते हैं, मैं यहाँ पे 70% रखा, तो मेरा डिफरेंस कितना आया, 20%। कैसे पता चला, ये स्टैंडर्ड यूनिट से मैं डेविएट किया, अलग हो गया, उससे मुझे पता चला कि मुझे इतना और भी मेहनत करना है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में और जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों का अगर परफॉर्मेंस चेक करना रहता है, तो उसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस को यूज करते हैं। इवैल्यूएशन इज वन काइंड ऑफ जजमेंटल प्रोसेस, so it is one kind of act or one kind of an act of using judgment in order to determine the value of an item। कोई एक चीज का, आइटम का कौन सा कितना वैल्यू है, या फिर उसका एक, सपोज स्टैंडर्ड यूनिट को ना आप मॉडल सोच लो, एक मॉडल जैसा है, एक मॉडल से आप कितना डेविएट कर रहे हो, आपका वैल्यू कितना डेविएट कर रहा है, वो चेक करना, दैट इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएट, आप वैल्यूएशन करो एग्जामिनेशन के थ्रू, जजमेंट के थ्रू, फीडबैक देके, तो दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में पहला जो चीज होता है, दैट इज द डायग्नोसिस। आप तो पहले क्या करते हो, इसका मेन पर्पस है इवैल्यूएशन का डायग्नोसिस। बच्चों के कौन से पॉइंट पे वीकनेसेस हैं उसको अगर जाना, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस भी होता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, उस चीज़ में कहीं कहीं आप ना वीकनेसेस भी शो कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप इवेलुएट करना चाहते हो, तो ये डायग्नोसिस प्रोसेस में होता है। एंड ये डॉक्टर जैसे डायग्नोस करते हैं वैसे ही डायग्नोस होगा, एंड उसके थ्रू अगर सपोज आपके कोई कोई भी पॉइंट्स पे आप मतलब क्या कर रहे हो, दैट इज गलत हो गया, या फिर आपका वैल्यूएशन नहीं हो पाया, या फिर आप प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हो, तो हम उसमें रेमेडियल टीचिंग डालेंगे, रेमेडियल मेजर्स और रेमेडियल टीचिंग डालेंगे, जिसके थ्रू आपका डेवलपमेंट हो। प्रेडिक्शन, हम इवैल्यूएशन के थ्रू और क्या कर रहे हैं, बच्चों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कौन से पॉइंट में ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, या फिर उनका कौन से चीजों में एबिलिटीज है वो जान पाते हैं, टैलेंट जान पाते हो। सिलेक्शन, सो सपोज आप इवैल्यूएशन और जजमेंट देके क्या करते हो, सिलेक्शंस भी होते हैं, कोई पॉइंट पे आप सिलेक्ट होते हो, कोई पॉइंट पे आप रिजेक्ट होते हो, तो सिलेक्शन के बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस को हमने जज किया, आपके कैरेक्टर को या फिर आपका जो एबिलिटी है उसको हम कुछ पॉइंट में एक एग्जामिनेशन के बेस पे हमने ओनली जज किया। ग्रेडिंग अप, अगर सपोज आपको मैं जज कर रही हूँ, जज करने के बाद मैं आपको ग्रेडेशन में डाल सकती हूँ, दैट इज आपका परफॉर्मेंस 90% वाला है, तो आप
हायर क्लासेस में चल गए, आपका परफॉर्मेंस 80 वाला है तो थोड़ा सा लोअर, आपका परफॉर्मेंस 30 वाला है तो आप लोअर बच्चों में आएंगे ग्रुप में, तो यहाँ पे ग्रेडेशन हो गया। और प्रमोशन भी इस बेसिस पे ही होता है, ABC सेक्शंस वाइज। गाइडेंस, बच्चों को आप गाइड कब करते हो? सपोज बच्चे जब नीड करते हैं कि उनका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है या जजमेंटल प्रोसेस है वो किसी पॉइंट पे वो लैकिंग कर रहे हैं, या फिर उनको प्रॉपरली कोई गाइड करने का नहीं, इसलिए वो रिजल्ट्स अच्छा नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अभी देखो पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। पर्पस एंड फंक्शन यहाँ पे पैराग्राफ वाइज है, आप पॉइंट वाइज कर लेंगे तो बेटर है, फुल स्टॉप से चेंज कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज इन आवर लाइफ। इट इज द इवैल्यूएशन थ्रू व्हिच वन कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। यही है एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है जिससे आप जान सकते हो कौन सा बेटर चीज है, कौन सा बेटर नहीं है, और गुड और कौन सा बैड है। इन एजुकेशन हाउ मच ए पीपल हैज सक्सीडेड इन हिज एम्स, कितना कौन से लक्ष्य तक, कौन से उद्देश्य तक और कौन से गोल्स तक आप वर्क कर चुके हैं, वो पता चलता है हमें इवैल्यूएशन के थ्रू। दिस इज द मेन फंक्शन, और दीज आर द मेन फंक्शनल पॉइंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, टाइप्स है, आपके बुक में टाइप्स मेंशन नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दिया है, एंड ये ऑलरेडी मैंने आपको सबमेटिव फॉर्मेटिव बता दिया है, तो वहां से आप कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा है वो बता रही हूँ। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एज द नेम, नेम के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है? बोलो प्लेसमेंट मतलब क्या है, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट? एनीवन एनीवन? कौन से स्थान में है, राइट। सो यहाँ पे एक पर्सन को, सपोज एक एग्जाम हम कर रहे हैं, कोई एक बेसिक पॉइंट पे एक टीचिंग एग्जाम चल रहा है, इसमें आपका पोजीशन कौन सा है, दैट इज वन काइंड ऑफ, हम बोलते हैं रैंकिंग। रैंकिंग। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें आउट ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स, फॉर योर पोजीशन, आपका पोजीशन कौन सा है, तो उसको हमने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्मेटिव आपको पता है, फॉर्मेटिव मीन्स ये कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोसेस होता है, एवरीडे टेस्टिंग होगा, एवरीडे आपको फीडबैक मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये कंटिन्यूएशंस में है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव एट द एंड ऑफ द इवैल्यूएशन, इसको बोला जाता है प्रोडक्टिव इवैल्यूएशन। देखो ये पॉइंट से एक्स्ट्रा है, ये कंटिन्यूअस फीडबैक इवैल्यूएशन है, ये प्रोडक्टिव इवैल्यूएशन है, जो कि एंड ऑफ द ईयर और सेशन होता है। ठीक है, पहले से ही फिक्स रहता है कि बच्चों को कौन से पॉइंट पे एग्जाम किया जाएगा। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये लास्ट पॉइंट है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये लास्ट है, देन कंक्लूजन है। डायग्नोस्टिक अभी मैंने समझाया, एज पर द टर्म डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो भी है डू देयर डायग्नोसिस और डायग्नोसिस पॉइंट ऑन देयर पेशेंट्स, जो भी पेशेंट्स हैं उनके ऊपर डायग्नोसिस करते हैं। और डायग्नोसिस यहाँ पे मीन्स होता है किसी को डायग्नाइज करना और किसी को एग्जामिन करना। तो एग्जामिन आप क्या करते हो, जहाँ पे बच्चों का वीकनेसेस रहता है उसी पॉइंट को हम एग्जामिन करने को ट्राई करते हैं, एंड उनके स्ट्रेंथ को सेपरेट करके वीकनेसेस के ऊपर हम रिमेडियल टीचिंग देते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग इज मेंशन एज प्रेस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन जैसा है, जैसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ पॉइंट्स को, आपको मैंने प्रिस्क्राइब किया बिकॉज आप इस पॉइंट पे रॉन्ग है, तो आपको करेक्शन चाहिए, तो यू नीड सम करेक्शन, तो आपको करेक्शन में कर रही हूँ, फीडबैक प्रोसेस, सॉरी फीडबैक दे रही हूँ करेक्शन के लिए, कि आप रिमेडियल टीचिंग ले लो, आपको प्रेस्क्रिप्शन में ये प्रिस्क्राइब किया गया। ये डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद कंक्लूजन है। 10 जो आप समझे अभी इवैल्यूएशन से, इवैल्यूएशन इज सिंपली मीन्स टू इवैल्यूएट समथिंग, किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना। इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और उसको एग्जामिन करना। बच्चों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आप एग्जामिन कर रहे हो एंड ट्राइज टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, आप उसको ट्राई करना चाहते हो कि कौन से पॉइंट को आप डेवलप करना चाहते हो, एंड कौन से पॉइंट जो वीकनेसेस है उसको कैसे रिड्यूस करके आप उसमें भी पॉजिटिवनेस डाल रहे हो। सो 4 टाइप ऑफ इवोल्यूशन पढ़े, दैट इज द इवैल्यूएशन 4 टाइप्स पढ़े, प्लेसमेंट, formative, submissive, diagnosis. So formative evaluation in the education means to evaluate during the process of teaching and it provides continuous feedback. मतलब आप जितना भी पढ़े हो उसमें से कौन सा evaluation technique आपको अच्छा लगा, लास्ट में ये भी मेंशन करेगा। तो मुझे ऑलवेज अच्छा लगता है फॉर्मेटिव वन, बिकॉज जैसे कि मैं आज आपको इतना पोर्शन पढ़ाई, कल मैं इसका टेस्ट ले लूँ या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ तो आपका रिवाइज हो जाएगा। वैसे एवरीडे बेसिस पे होता है, तो इसलिए फॉर्मेटिव इज बेस्ट इन द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज पर माई पॉइंट ऑल्सो। सो ये इंपॉर्टेंट है। सबमेटिव थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बहुत ही लेंदी होता है एंड बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इतना है, हो गया। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन है, दैट इज